फोमो के बारे में तो आप सबने सुन रखा होगा, यानी एक वो ऐसा इमोशन जिसमें हमें ये लगता है कि वो ये किसी पर्टिकुलर चीज़ से बाकी सब लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, बाकी सबको उससे बेनिफिट हो जाएगा और मैं अकेला पीछे रह जाऊंगा। उसे हम कहते हैं फोमो, जिसकी फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में तो हो सकता है कि हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करे। जैसे लेट सपोज अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपको ये फील होता है कि आपके जितने भी बाकी कलीग्स हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अचीव हो जाएगा, प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा और मैं अकेला पीछे रह जाऊंगा, तो वहाँ आप एक मोटिवेशन फील करेंगे कि यार मुझे भी ये चीज़ें करनी है। या आप स्टूडेंट हैं और आपको ये लगता है कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में बाकी सब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे और मैं इस चीज़ में भी पीछे रह जाऊंगा। तो अगेन आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार मुझे भी पढ़ाई वढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है और इनके जितना ही अचीव करना है इनसे भी ज़्यादा अचीव करना है। तो वहाँ फोमो फिर भी ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट की केस में मोस्ट ऑफ द टाइम, आपकी मान लीजिए 90% ऑफ द टाइम फोमो हमारे फेवर में काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ ना फोमो का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। यहाँ हमें फोमो होगा किसी का प्रॉफिट अमाउंट देखकर, कुछ ट्विटर वाले स्क्रीनशॉट्स देखकर, किसी स्टॉक के बारे में, किसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लेंगे तो ज़्यादातर टाइम वो गलत ही साबित होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैंने स्टॉक मार्केट की जर्नी नई नई स्टार्ट की थी, मतलब जस्ट स्टॉक मार्केट मेरे लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मेरे साथ एक और फ्रेंड था। हम दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर स्टार्ट हुई थी। अब वो अपना अलग अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहा है एक साइड में, और मैं अपने वीडियोस वगैरह या जो कुछ भी है बुक्स वगैरह पढ़ते जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड। अब हुआ क्या कि एक दिन मैं वैसे उससे रेगुलरली मिलता रहता था, रैंडमली मैं उससे मिला और ही वॉज लाइक मैंने पिछले एक वीक में ना मार्केट से 45,000 रुपये कमाए। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद है, उसने 45,000 रुपये ही कहा था। तो आई वॉज लाइक यार मतलब मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, इसने भी स्टार्ट ही किया है, 45,000 रुपये और वो भी स्टॉक मार्केट से। वो आज के टाइम में भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ऑब्वियसली आपके लिए भी होगा। तो उस टाइम पर तो और भी ज़्यादा ये था कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा अमाउंट कैसे, क्या मतलब क्या प्रोसेस रहा तेरा। तो उसने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि एक बंदा है जो यूट्यूब पर लाइव करता है और वो लेवल्स देता है, मतलब वो 3:30-4 बजे तक लाइव रहेगा सुबह से लेकर और वो लेवल्स देता है। तो लेवल्स का नाम सुनते ही मेरे माइंड में आ गया था कि भाई ये ऑप्शन ट्रेडिंग और उसमें शुरू हो गया है। तो तब मैंने उसको अपना जो थोड़ा बहुत बुकिश नॉलेज था, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा था, वो मैंने उसे थोड़ा वो ज्ञान देना स्टार्ट किया कि भाई ये चीज़ें काम नहीं करती है, तो एक बार प्रॉफिट कर भी लेगा तो एट दी एंड लॉस ही करके फिर निकल जाएगा मार्केट से, कोई मतलब नहीं है। अच्छा है कि तुझे प्रॉफिट हो गया, अब बंद कर दे इसको और निकल जा। अब भाई प्रॉफिट वाली चीज़ को तो कौन क्यों ही बंद करेगा, और वो भी ऐसे रैंडम, मतलब उसको भी पता है कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो ऐसे किसी भी न्यू बीज की बात मानकर कोई अपने वो सोने वाली मुर्गी को क्यों मारेगा। अभी तो उससे दिख रहा है ना कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने बंद नहीं किया। और फिर मैं हुआ क्या कि अगले एक वीक क्या एक महीने तक मान लो आप, मैं जब भी उससे मिलता था ही वॉज लाइक आज 2,000 रुपये कर लिए, आज 5,000 रुपये, आज 1,500, आज 3,000, मतलब ऐसे उसके रैंडम फिगर्स रहते थे। वो कितना सस्ता कितना जुड़ता हो तो वो जाने, लेकिन उसके पास हमेशा एक वो रहता था कि आज इस ट्रेड में मैंने इतना किया, आज इस ट्रेड में मैंने इतना किया। अब मैं ना, मुझे पहले से वैसे बहुत ही क्लियर था कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, यहाँ अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना, ये वर्थ इट नहीं है। ऐसा मैंने बहुत पहले सीख लिया था स्टार्टिंग में ही, अपने इतने सारे वीडियोज और जो कुछ भी है उससे मुझे ये एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई थी कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, एफ एंड और इंट्राडे वगैरह, मतलब ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। लेकिन अब क्योंकि आपकी रियल लाइफ में आपके सामने एक बंदा जो कह रहा है कि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो एक वो टेम्पटेशन होती है ना अंदर से, तो वही धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो गई मेरे अंदर। उसने 2 बार कहा, 4 बार कहा, आज इतना प्रॉफिट, आज उतना प्रॉफिट। तो एट द एंड हुआ क्या कि मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है, अगर इसने ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लिया है, वो मतलब वैसे मैंने वो इमेजिन किया कि इसने सीख लिया है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि जो सीखी नहीं जा सकती। बस यही सोचकर अपने आप को मोटिवेट किया और भाई अब तो करेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगले दिन से शुरू हो गए, बढ़िया सेटअप वेटअप जमाया और उसके बताए हुए मतलब एक दो वो जो होते हैं ना मार्केट गुरु टाइप के, वैसे कुछ वीडियोस देखकर बेसिक लिया ऑप्शन ट्रेडिंग का, और चलो भाई शुरू, अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे हम। तो जैसे लैपटॉप वैपटॉप खोला, अगले दिन स्टार्ट किया। अब मुझे उतना बेसिक था कि कॉल पुट क्या होता है और ये वो क्या होता है, लेकिन वो जो इसमें होता ना कि एट दी मनी इन द मनी, वो वाले वो कॉन्सेप्ट मेरे बहुत कंफ्यूजिंग थे उस टाइम पर। फिर भी मैंने कहा कि चलो सीख लेंगे साथ में। अब मैं आपको सीरियसली एकदम सच बात बता रहा हूँ, ये अगले 7-8 या मैक्स टू मैक्स मान लो आप 10 दिन के अंदर मैंने उसमें 18,000 रुपीज़ का लॉस किया। उस समय बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए, मैंने जस्ट स्टार्ट किया था कमाना और 18,000 रुपीज़ गए उसमें एक ही हफ्ते के अंदर। और मुझे मतलब ये पहले से वैसे क्लियर था कि ये नहीं करना, लेकिन अब क्योंकि हाथ जला चुका हूँ मैं, मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, तो मैंने हाथ जोड़ लिए स्टॉक मार्केट को, तो क्या मतलब उस ऑप्शन ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को, कि भाई चाहे जो मर्जी हो, वो बंदा कितने भी कमाए, दुनिया कितने भी कमाए, लेकिन मुझे अब ये बहुत ही क्लियर है। पहले क्लियर था लेकिन अब तो एकदम यूँ लिखा हुआ है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो हुआ क्या कि फोमो के चक्कर में ना, मैं जो चीज़ मुझे पहले से क्लियर थी, लेकिन क्योंकि फोमो बिल्ड हुआ मेरे अंदर वो अपने फ्रेंड को देखकर, तो मैंने अपने 18,000 रुपीज़ का लॉस किया, अपने 8-10 दिन वेस्ट किए, अपनी एनर्जी गलत जगह पर लगाई। अब हालांकि एट दी एंड उस बंदे ने भी लॉस ही किया था और अच्छा खासा लॉस हुआ था उसे। अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ो, वो स्टॉक मार्केट की भी बातें नहीं करता, वो एक प्रॉपर अलग चीज़ है। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती थी,
लेकिन मैंने बहुत जल्दी वो बंद किया। बट ये है ना कि अगर मुझे आपको मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था ना कि मुझे ये लगता है कि मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं अगर इस चीज़ में आ सकता हूँ ना, तो आई एम श्योर आपने भी ये गलतियाँ काफ़ी बार की होगी कि किसी ने एक स्टॉक का नाम बताया कि भाई मुझे तो इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, ये 50 रुपये पर था। हाँ, 50 रुपये वाली बात पर याद आया, एक IRFC नाम से भी स्टॉक था उस टाइम पर, जस्ट कोविड के बाद की बात है ये, जब 50 रुपये पर था। 50 क्या, शायद 20-25 रुपये से वो शुरू हुआ था और 180-190 का हाई उसने लगा दिया था। अब उस समय ऐसा फोमो क्रिएट हुआ, ना सिर्फ मेरे अंदर, बाकी पूरी दुनिया, मतलब आप बस IRFC का नाम लो और लोगों को चार्ट पैटर्न्स याद थे, उसका मूवमेंट याद था कि उस दिन इतना, इस दिन इतना। तो लोगों ने बहुत सारी पोजीशन बिल्ड की और उसके बाद क्या हुआ वो सब आपको पता है। ऐसे स्टॉक्स में वैसे जनरली होता क्या है ये आपको पता ही है। आप अगर आप फोमो के चक्कर में लेट एंट्री करोगे तो वो एंट्री वैसे भी लेट हो रही है आपकी। मतलब मैं ट्रेडिंग में वैसे भी नहीं करता, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन मैं आपको एक वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आपका फोमो बिल्ड होना स्टार्ट होगा ना, तब तक अच्छा खासा रनअप उस स्टॉक में आ चुका होगा, तो हमारी एंट्री हमेशा उसमें लेट ही होनी। और सिर्फ स्टॉक के नाम पर नहीं, आजकल आईपीओ के मामले में भी बहुत होता है। जैसे अगर कोई एक अच्छा बड़ा हाइप वाला आईपीओ जिसकी बहुत बातें हो रही है, बहुत नाम चल रहा है अभी उसका, ग्रे मार्केट में अच्छे प्रीमियम्स है, हमने उसमें अप्लाई तो कर दिया, तो कोई बुरी बात नहीं है आईपीओ में अप्लाई करना। लेकिन अगर बाई चांस हमें अलॉटमेंट नहीं मिला तो हमें ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा मैं पार्टी से लेफ्ट आउट सा हो गया। तो होता क्या है कि हमारे माइंड में एक फट से ये आता है कि चलो इसकी जिस दिन लिस्टिंग होगी ना, मैं प्री ओपन टाइम में इसके शेयर्स खरीद लूंगा ताकि एक्शन का पार्ट बन सकूं कि भाई इतना बड़ा आईपीओ, इतनी बातें हो रही है, तो प्री ओपन टाइम के बाद भी कुछ ना कुछ तो होगा, तो चलो उसका पार्ट बन लेते हैं। तो उस चक्कर में होता है क्या है कि अगर ग्रे मार्केट में अच्छी प्रीमियम पर वो ट्रेड कर रहा है तो होपफुली उसकी लिस्टिंग अच्छी ही होती है। वैसे अगर अच्छी लिस्टिंग हो गई तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हम लोग उस शेयर में फंसेंगे, उस स्टॉक में फंसेंगे। अब एक नई कंपनी है, ये सिर्फ और सिर्फ फोमो के चक्कर में हम एक नए आईपीओ में जाते हैं। बाकी आपने उस नई कंपनी में ऐसा क्या देखा जो आपको ऑलरेडी 5000 कंपनीज में नहीं दिख रहा है। जनरली जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, 99% ऑफ द टाइम जिस भी कंपनी का आईपीओ आता है, उस सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी, उससे अच्छी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में होती है। तो हमें उस सेक्टर या उस बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ क्योंकि वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, उसकी इतनी बातें हो रही है इस टाइम पर, सब लोगों को उसमें अलॉटमेंट मिल गया, इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो हमें उस इमोशन को अपने आप को जस्टिफाई, अपने आप को मतलब ये है ना कि मैं सेटिस्फाई कर दूं कि चलो इसके भी कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास, मैंने चाहे प्री ओपन में खरीदो लेकिन पड़े हैं मेरे पास, मुझे भी अगर ये बढ़ा या गिरा जो भी है मैं भी एक्शन का पार्ट रहूंगा। तो उस चक्कर में हम एक नई कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और ये प्योर तुक्का होता है। भाई आप एक नई कंपनी में क्या ही एनालाइज कर लोगे, वो कंपनी जस्ट तो भी पब्लिक हुई है, उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर उसमें अप्लाई किया होगा। स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी कि अगर ये 10% बढ़ा तो मैं इतने सेल कर दूंगा, 20% बढ़ा तो इतने सेल कर दूंगा, तो तुक्का हुआ ना, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई। और सेम केस हुआ था अभी रिसेंटली जो एसएमई आईपीओ का एक वो क्रेज खत्म हुआ ना अभी, क्योंकि एसएमई आईपीओ उतने नहीं है, तो जब एसएमई आईपीओ बहुत सारे थे, हर एक कंपनी की लिस्टिंग 90% के प्रीमियम पर हो रही थी, तब लोगों में ये फोमो एकदम से बहुत तगड़ा क्रिएट हुआ था कि यार एक अच्छा एसएमई आईपीओ अगर मिल जाए ना, 2.5-3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट हर किसी को हो जाता है। ये रैंडमली किसी को भी हो जाता है। हम कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं कि इस आईपीओ की इतनी लिस्टिंग हुई, इतनी इश्यू प्राइस थी और ये इसके लिस्टिंग गेंस बन गए। तो उस चक्कर में लोगों ने ऐसे ऐसे आईपीओ में अप्लाई किया है जो जिसका नाम किसी ने नहीं सुना है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, देखने से लगता है भाई ये मतलब इसका कोई फ्यूचर, नियर फ्यूचर तो इसका कुछ नहीं होना है, लेकिन लोगों ने उस आईपीओ में अप्लाई किया सिर्फ इस होप के चक्कर में, इस फोमो के चक्कर में कि यार सब लोग ऐसे में आईपीओ से कमा रहे हैं तो मैं अकेला पीछे क्यों रहूं। तो होता क्या है कि लिस्टिंग उसकी होती है 20% डिस्काउंट पर, फिर वो नीचे से नीचे चलता ही रहता है। और यही चीज स्टॉक्स में तो होती ही है, हमने पहले ही बात कर ली है। लोग फोमो के चक्कर में आकर ऊपर बाइंग करते हैं और फिर रिग्रेट करते रहते हैं कि यार ये स्टॉक गलत पकड़ लिया, ये इसके साथ ये हो गया, फिर दुनिया भर के रीजंस देंगे कि भाई ये तो इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, खुद की गलती नहीं दिखेगी। भाई मैंने इम्पेशेंट होके मैंने गलत टाइम पर अपने उस वो फोमो वाले इमोशन में आकर हर कोई इस कंपनी की बातें कर रहा था, तो हवाई बातों में मैंने इस स्टॉक को खरीद लिया, तो वो मेरी गलती थी, ना कि मार्केट की गलती है। मार्केट को अपने साइकिल के साथ चलना या फिर उस कंपनी का परफॉर्मेंस जो भी है वो तो सेकेंडरी बात है ना। आपने परफॉर्मेंस देखकर उसमें वो पार्टिसिपेट किया भी नहीं था, उसके स्टॉक्स आपने बिजनेस के बेस पर खरीदे ही नहीं थे। अगर बिजनेस के बेस पर खरीदे होते ना तो शायद आप परचेज करते भी नहीं, आपने खरीदे थे फोमो के बेस पर, तो भाई लॉस होना ऑब्वियस है। तो ये जो फोमो वाला इमोशन है ना, ये स्टॉक मार्केट में हमें ज़्यादातर लॉस ही करवाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिए भी हैं और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल भी जाएंगे। अगर आप अभी बिगनर हो, जैसे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा, हो रहा होगा, आगे होता रहेगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते रहोगे कि यार उसके साथ ये है, उसके साथ वो है, तो हर किसी के पास अपनी अपनी स्टोरीज है। अब यहाँ ये ना सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस वीडियो से कुछ एक टेक डाउन करना है कि ये वाली बात मैं यहाँ से सीख कर जाऊंगा, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि मार्केट जो है वो हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, ना कि पैनिक को। और फोमो में आकर हम हमेशा पैनिक डिसीजन ही लेते हैं, चाहे पैनिक बाइंग हो या फिर पैनिक सेलिंग हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक पड़ा भी है और आपको हर तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है कि यार इसमें तो ये हो गया, वो हो गया, आपको दुनिया भर के आर्टिकल्स मिल रहे हैं, ट्विटर पर हर कोई उसके बारे में नेगेटिव लिख रहा है,
तो आपको पहले खुद जाकर पता करना है कि भाई एक्चुअल पोजीशन की मतलब पता इन द सेंस कि क्या न्यूज़ है, उसके पीछे क्या क्लेम्स है, एक्चुअल न्यूज़ सच है नहीं है, उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा है, या फिर जो भी आपको एक्चुअल में पता करना है। अगर आप खुद को लगता है कि हाँ भाई अब चीज़ें खराब हो सकती है, आपको खुद को लगना चाहिए, ये नहीं किसी दूसरे का ओपिनियन देखा और आपने वो चीज़ें कर ली। और इस चीज़ से वैसे बचना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूज़ का आजकल इतना इन्फ्लो है, हमारे पास इतने सोर्सेज है ना कि हम ना चाहते हुए अपने आप को वो इफेक्ट कर ही लेते हैं उस चीज़ से कि यार मेरे स्टॉक से रिलेटेड ये कुछ न्यूज़ है, क्या पता इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, हम ढूंढने लग जाते हैं। और फिर एट दी एंड अगर हमने उस चीज़ को ज़्यादा एनालाइज किया ना, तो वो हम कुछ ना कुछ गलत डिसीजन उसमें ले ही लेंगे। तो वैसे हमें ट्राई करना है कि हम इस चीज़ से बच पाए। वैसे आपने लास्ट टाइम ऐसा कौन सा स्टॉक परचेज किया था जो आपने बस सुनी सुनाई बातों से परचेज कर लिया, भाई ट्विटर पर बहुत हल्ला हो रहा है या लोग बहुत बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो वैसा अगर कोई स्टॉक है अभी आपके पोर्टफोलियो में, या आपके पास कोई प्रॉपर स्टोरी है कि यार फोमो के चक्कर में मैंने अपना इतना लॉस किया या मेरे साथ ये कुछ हुआ, तो वो आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।